में बसंत उत्सव का 2021 का समापन, राज्यपाल, सीएम और कैबिनेट मंत्री ने की शिरकत। कार्यक्रम में बांटे गए पुरस्कार। सीएम ने कुंभ मेले में जमीन आवंटन को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। बैरागी अखाड़े को जल्द मिलेगी जमीन, बैरागी संतों की लगेंगे टेंट। ऋषिकेश में मंदिर और गौशाला पर माफिया का कब्जा, स्वामी माफियाओं से मिल रही है धमकी, प्रशासन से लगाई गई गुहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से। बड़ी खबर है, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की अचानक तबीयत बिगड़ी, देवप्रयाग में हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। ये बड़ी खबर आप श्रीनगर से देख सकते हैं। जन आक्रोश रैली में हिस्सा लेने पहुंची थी श्रीनगर, मंच पर ही अचानक तबीयत हुई खराब। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की अचानक तबीयत बिगड़ चुकी है। देवप्रयाग में हॉस्पिटल में उन्हें आनन फानन में भर्ती कराया गया है। जन आक्रोश रैली में हिस्सा लेने पहुंची थी श्रीनगर, जहां पर अचानक मंच पर उनकी तबीयत खराब हो जाती है और इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। देवप्रयाग में हॉस्पिटल में फिलहाल इंदिरा हृदयेश को भर्ती कराया गया है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही अचानक नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें देवप्रयाग के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। आगे की जानकारी के बारे में अभी पुख्ता तौर पर कोई सूचना नहीं है। मंच पर अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। आपको बता दें, जन आक्रोश रैली में हिस्सा लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश श्रीनगर पहुंची थी। वहां पर वो कार्यक्रम में हिस्सा भी ले रही थी, लेकिन मंच पर कार्यक्रम के दौरान ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें देवप्रयाग के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लगातार आपको श्रीनगर से बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की अचानक तबीयत बिगड़ चुकी है। मंच पर कार्यक्रम के दौरान ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी तबीयत को लेकर हॉस्पिटल की ओर से कोई बुलेटिन जारी नहीं किया गया है और यही वजह है कि पुख्ता तौर पर अभी उनकी तबीयत को लेकर ताज़ा जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन हम लगातार ही नजर बनाए रख रहे हैं। देवप्रयाग हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कमल किशोर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी कमल, आपसे जानना चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की तबीयत बिगड़ी है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, क्या है पूरा मामला? जी प्रियंका, बता दूं मैं आपको कि आज श्रीनगर में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली का आयोजन था, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे हुए थे और इसी आयोजन में कांग्रेस की जो वर्तमान नेता प्रतिपक्ष है इंदिरा हृदयेश, वो भी पहुंची हुई थी। यहाँ मंच में जब इंदिरा हृदयेश बैठी हुई थी तो उस दौरान डिहाइड्रेशन बताया जा रहा है कि डिहाइड्रेशन की वजह से उन्हें वोमिटिंग भी हुई उस दौरान, और मंच पर भी इंदिरा हृदयेश चक्कर खाकर एक बार गिर चुकी थी। इसके बाद पूरा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब इंदिरा हृदयेश देहरादून के लिए निकली तो देवप्रयाग पहुंचते हुए उनकी तबीयत अचानक और बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में देवप्रयाग के अस्पताल में ही भर्ती करवाया गया। फिलहाल जो है उनका वहां पर ट्रीटमेंट चल रहा है। बताया जा रहा है कि डिहाइड्रेशन और शुगर लेवल कम होने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है। जी, इसके अलावा अस्पताल की यदि हम बात करें तो क्या कुछ उनकी तबीयत को लेकर कोई बुलेटिन अस्पताल की तरफ से फिलहाल जारी किया गया है या उसके लिए अभी इंतजार करना होगा?
जी बता दो आपको कि फिलहाल जो है प्राथमिक उपचार इंदिरा हृदय को दिया गया है और अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई भी बुलेटिन अभी तक जारी नहीं किया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि उनके तबियत में जो है सुधार हो रहा है और अस्पताल प्रशासन से हमारी बातचीत लगातार जारी है और कुछ ही देर में जो है इसकी सूचना मिल जाएगी कि उनकी तबियत में सुधार हुआ या फिर उन्हें आगे रेफर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल कमल किशोर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम आपको बता रहे हैं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय की तबीयत खराब हुई है। श्रीनगर में रैली के दौरान जन आक्रोश रैली को संबोधित करने के लिए वो पहुंची थी। कांग्रेस की जानी मानी नेता हैं और कांग्रेस की रैली को लेकर वहां पर पहुंची थी, लेकिन तमाम कार्यक्रमों की लिस्ट में कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन वजह बताई जा रही है और यही वजह है कि एक बार शिकायत के बाद दूसरी बार जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें देवप्रयाग हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है। राजभवन में वसंत उत्सव कार्यक्रम का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहे। बता दें कि राजभवन में 2003 से वसंत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण वसंत उत्सव नहीं हो पाया था। इस बार कोविड के नियमों का पालन करते हुए 13 से 14 मार्च तक वसंत उत्सव मनाया गया। अब वसंत उत्सव सांस्कृतिक व आर्थिक महोत्सव के रूप में पहचान बना चुका है। खुशी की अभिव्यक्ति करने के साथ ही पुष्प उत्पादन रोजगार व स्वरोजगार का माध्यम भी बन चुका है। फूलों के साथ जड़ी बूटी जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इस उत्सव की महत्ता बढ़ जाती है। सुरेश कुमार जी को तृतीय पुरस्कार इसमें दिया जाता है और इसी कुंभ मेला 2021 के मौके पर सक्षम संस्था द्वारा कुंभ नगरी हरिद्वार में नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया, जिसका मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विधिवत रूप से शुभारंभ किया। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के सभागार में आज इस मौके पर नेत्र कुंभ का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण, जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी एवं हंस फाउंडेशन के मंगला माता सहित कई साधु संतों और संस्था के पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया। नेत्र कुंभ के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि आज से नेत्र कुंभ का शुभारंभ हो गया है। नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत का भाव लेकर हम भारतवासी चलते हैं, जो इस नेत्र कुंभ में देखने को मिलेगा। संस्था द्वारा दृष्टि से कमजोर या अन्य दिव्यांगता से ग्रसित लोगों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। नर सेवा नारायण सेवा वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, यह भाव लेकर के हम लोग चलने वाले भारतीय, और यह इस नेत्र कुंभ में देखने को मिला कि संस्था के द्वारा उन दिव्यांगों को, कोई पांव से कमजोर है, कोई दृष्टि से कमजोर है, ऐसे लोगों को उपकरण देने का जो काम कर रहे हैं, उनको मेरा बहुत साधुवाद और धन्यवाद। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री के भागीरथीपुरम स्थित आवास पर फूलदेई पर्व का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने आवास पर बच्चों के साथ प्रकृति का आभार प्रकट करने वाला पर्व फूलदेई को धूमधाम से मनाया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम ने प्रदेशवासियों को फूलदेई पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वसंत ऋतु का ये पर्व सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली लाए। उन्होंने कहा कि प्रकृति से जुड़ा फूलदेई पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। है और ये उत्तराखंड की एक पहचान है। फूलदेई आज और बसंत ऋतु प्रारंभ होने जा रही है और खेत और खलियान पीले नीले हरे, ऐसा एक नई बहार आ रही है। तो उस रूप में ये पर्व मनाया और बच्चियों के द्वारा जो कन्याएं हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, जिनके कारण समाज बनता है, और उनको मैं नतमस्तक करता हूँ, उनको दंडवत करता हूँ, उन कन्याओं की पूजा करते हुए, और इस प्रकार की संस्कृति हमारी बनी रहे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के देवस्थानम बोर्ड और गैरसैंण मंडल की विवाहित फैसले पर
पुनर्विचार करने का संकेत मुख्यमंत्री द्वारा दे दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के देवस्थानम बोर्ड के फैसले से 4 धाम के तीर्थ पुरोहित और हक हुकुमदार और गैरसैंण को मंडल को घोषित करने के भाजपा के कई विधायक खफा थे, जिसको लेकर सूबे के नए मुखिया तीरथ सिंह रावत की गद्दी पर बैठने के बाद इन फैसलों को पलटने का अनुमान लगाया जा रहा था और अब तीरथ सिंह रावत ने इसका संकेत भी दे दिया है। भगवानपुर विधानसभा के सिरचंदी गांव में मरगूब उर्फ भूरा के आवास पर आज उस समय लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा जब भूरा ने बसपा ज्वाइन किया। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने संबोधित करते हुए कांग्रेस भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित समाज और मुस्लिम समाज को 2 बेलों की जोड़ी समझकर उनका शोषण करती नजर आ रही है, जिनको सिर्फ चुनाव आने पर काम लिया जाए और फिर उन्हें राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। वहीं दलित समाज के लोगों को बाबा भीमराव अंबेडकर की शपथ दिलाई गई, जिसमें बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को मजबूत करने की बात जमीनी स्तर पर कार्य करने को कहा गया। आज हमारे बहुत सारे साथी और बहुत सारे महिलाएं, हमारी बहनें बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई। ये तो आप देख रहे हो कि जिस तरह सैलाब निकलकर बहुजन समाज पार्टी के परचम को लहराने का काम कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे आकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी में आने का काम कर रहा है। तो आप खुद देख रहे हैं कि आने वाला 22 किसका है, आने वाला 22 बहुजन समाज पार्टी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के साथ संयुक्त किसान मोर्चा कोर ग्रुप के सदस्य अभिमन्यु कोहार ने डोईवाला के राजीव नगर के दशहरा मेला मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित किया। संयुक्त किसान मोर्चा भारत सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून का विरोध लंबे समय से सेंसर कर रही है। उत्तराखंड के किसान भी भारत सरकार से कृषि कानून को वापस लेने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं और महापंचायत में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बाहर राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने खाली प्लॉट है, वहाँ पे पार्किंग रहेगी और वहीं से लोग पैदल आएंगे यहाँ के लिए। क्या अपील की जा रही है लोगों से, इनसे किसानों से शांतिपूर्वक अपनी पंचायत करें? शांतिपूर्वक अपनी बात रखें, उसके बाद अपना शांतिपूर्वक से जाएं। पंचायत होने जा रही है 3 कृषि कानूनों के वापसी करने के उपलक्ष्य में। इसमें लगभग जो हमारा आंकड़ा है वो कम से कम 10,000 से ज़्यादा संख्या जो है इसमें पहुंचेगी। पांवटा साहिब है, हरिद्वार है, सहारनपुर है और जगह जगह से लालडांग है, कटावड़ है। हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं लगे हुए, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, वो सभी जो है सभी गांव में जाकर के सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि ये जो 3 कृषि कानून आए हैं इनके विरोध में आप इस किसान महापंचायत में आकर के अपना योगदान दें। कृषि बिल कानून को लेकर देश भर में किसान 108 दिनों से धरने पर बैठे हैं। किसानों की महापंचायत सरकार के लिए चुनौती बनती जा रही है। उत्तराखंड में किसानों की तीसरी महापंचायत डोईवाला में होने जा रही है। महापंचायत में जा रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का उत्तराखंड प्रवेश द्वार मैंगलोर गुड़मंडी में किसानों ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए नरेश टिकैत ने कहा कि यह सरकार केवल किसानों का शोषण कर रही है। काले कानून के विरुद्ध किसानों की लड़ाई जारी है और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक किसान आंदोलन समाप्त नहीं होगा। काफी संख्या में किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। जगह जगह है किसान महापंचायत भी हो रही है। मंगलोर में इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत पहुंचे, इनसे बात करेंगे कि किस तरह की रणनीति होगी। चौधरी साहब, जैसे कि जगह जगह महापंचायत हो रही है, किसान काफ़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, आगे क्या रणनीति होगी किसानों? तो हमें क्या उनके सुन रहे तो एक तो बताओ, सरकार नहीं सुन रही तो हम भी तो नहीं सुन रहे। हमें क्या कुछ ऐसी बात है, कुछ हमें वो नहीं, सरकार पर तो कुछ हमें सहयोग नहीं चाह रहा। सरकार लोग एक भाई ये तो उठ के चले जाएंगे, कुछ है नहीं वहाँ से, तो नहीं है तो उठा दो ना, जबरदस्ती उठा दो, गोली चला दो। सरकार के पास में क्या नहीं है।
पर इस तरह जितनी बेइज्जती सरकार हमारी कर रही, तरह तरह के आरोप, आंदोलन जीवी, परजीवी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं किस तरह के शब्दों तो नवाजा जा रहा किसानों को। क्या इन्हीं शब्दों के लिए किसानों ने सरकार बनाई थी? ये सब कुछ सुनने के लिए बनाई थी? नहीं, ये नहीं। किसान भी अपने मान सम्मान को इब्जा कहीं ना कहीं बचाने की वो है बातचीत। तो हमारा परिवार है, किसानों का परिवार है, पूरे देश का किसान आज एक है। और जगह जगह आप लोग देख रहे होंगे कितनी बड़ी बड़ी महापंचायत हो रही। तो सरकार को इससे सबक लेना चाह, और जो सरकार ने गलतियाँ करी उनसे सरकार माफ़ी मांगे किसानों तक, भाई इस देश का अन्नदाता है, इस तरह की बात हमें नहीं करनी चाहती। तो कहीं ना कहीं कुछ नज़दीक क्या आवे, कुछ ठीक रहे बातचीत। हमारा भी कोई ऐसा जिद्दी रवैया नहीं है कि भाई कोई हमने कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा, कुछ नहीं। रास्ता भी उन्होंने बंद कर दिया दिल्ली का, उन्होंने कंक्रीट सा वो भर दिया। क्या उद्देश्य था उनका? भाई हमने तो रास्ता खोल रखा है, हम तो बैठे इस तरह बीच का रास्ता खुल गया। तो जनता को क्या दर्शाना चाहें, जनता को क्या दर्शाना चाह, क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भाई किसानों ने रास्ते बंद कर रखे? नहीं, हमने तो नहीं करे। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री बदला गया है, क्या कहना चाहिए? चलो वो तो इनकी बात है, सरकार की है, क्या वो है बातचीत। हम दोनों कहे अपना मुख्यमंत्री है, सही काम करो, बहुत जिम्मेदारी है उनकी। तो ठीक है, हम उस पर तो कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करते। और सड़क पर बनाए दी तो क्या होगी बातचीत। तुमका साफ ये कहना था कि अभी रास्ते बंद नहीं हुए, सरकार तो तैयार, तो ये भी किसान सरकार से बात करने के लिए तैयार है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद मंगलो। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। खबर ऋषिकेश से है, जहां मंदिर और गौशाला के लिए खरीदी गई जमीन पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से स्वामी जी को धमकी मिल रही है। बता दें कि श्यामपुर गुमानीवाला आश्रम में संचालन कर रहे स्वामी प्रकाशानंद ने सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भू माफियाओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कराया जा रहा है और उनको गौशाला और मंदिर नहीं खोलने दिया जा रहा। बता दें कि ऋषिकेश के GMVN गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए स्वामी ने कहा कि रोज ही उनको धमकी मिल रही है और उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करवाया जा रहा है। आज हम 15 दिन हो गए हैं एसपी मुख्यमंत्री के यहाँ कंप्लेंट दिए हुए, और अभी तक हमें किसी चौकी वाले ने या थाने ने या किसी भी पुलिस वाले ने नहीं बताया है कि आप यहाँ आके बयान दो या अपने गवाहों को लाओ या आपकी कार्रवाई, आपकी समस्या क्या है। ऐसा हमें किसी ने अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया, और ये राजनीतिक दबाव बना करके हमारी कार्रवाई को रुकवा के और ज़मीन को हड़पने के चक्कर में ये यहाँ के नेता लोग, राजनीतिक जो विधायक के तेजिंदर नेगी हैं, वो एसडी हैं, ये करवा रहे हैं। और कुछ हमने साक्ष्य भी लोगों के सामने ऑडियो वायरल हुए हैं, और इससे पहले भी मैं पूरी बात अपनी बता चुका हूं कि राजनीतिक दबाव में आकर के हमारी ज़मीन को कब्जा करने के चक्कर में हैं। फूलदेई उत्तराखंड का पारंपरिक लोक पर्व है। इसे कुमाऊं में फूलदेई के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड में ऋतुओं के अनुसार पर्व मनाए जाते हैं। ये पर्व हमारी संस्कृति को उजागर करते हैं। इस त्योहार को फूल संक्रांति भी कहते हैं। इसका सीधा संबंध प्रकृति से है। इस समय चारों ओर छाई हरियाली और नाना प्रकार के खिले फूल प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। हिंदू परंपरा में चैत्र माह से ही नववर्ष शुरू हो जाता है। चैत्र महीने के प्रथम दिन बच्चे लोगों के घरों में जाकर दहलीज पर फूल चढ़ाते हैं और सुख शांति की कामना करते हैं। इसके एवज में उन्हें परिवार के लोग गुड़, चावल और पैसे देकर उनका हौसला बढ़ाते हैं।
आज फूलदेई है। हम यहाँ धेलियों में फूल फेंकते हैं और हमें पैसे मिलते हैं और चावल गुड़, और हम चावलों की कभी खिचड़ी बना देते हैं और कभी इसका भात बना देते हैं। हमें फूलदेई में चावल गुड़ पैसे मिलते हैं। हम जगह जगह जाते हैं। हम चावल से खिचड़ी पकाते हैं, खाना बनाते हैं और गुड़ हम चाय के साथ खाते हैं। रुड़की ब्लॉक के बेलरा ग्राम के ग्राम प्रधान अपनी मनमानी के चलते तमाम नाजायज कार्यों को करने के आरोप लगे उन पर हैं। अब बेलरा गांव के ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर गांव में पड़ी हुई बंजर जमीन पर 4 दीवारी कर जमीन को ग्राम प्रधान के द्वारा कब्जाने का आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए प्रशासन से गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान उस जगह पर निर्माण कब्जा कराना चाहते हैं जिस पर पहले से ही कोर्ट ने स्टे किया हुआ है और ये रास्ते की जमीन है। इस जगह पर कोई निर्माण नहीं कराया जा सकता। बावजूद इसके ग्राम प्रधान व सचिव की देखरेख में उस जगह पर दोबारा कार्य कराया जा रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने प्रशासन को मामले की सूचना भी दी। पुलिस ने फिलहाल मौके पर आकर कार्य को रुकवा दिया है। सूचना मिली थी इसमें कोई कार्य करना चाहते हैं। प्रधान जी से हमारी बात हुई। मैं कहा जी आप इसमें क्या करना चाहते हो? कहले मैं इसमें सड़क डालना चाहता हूँ। हमने कहा था ठीक है प्रधान जी, इस सड़क से और सड़क को मिला दिया जाए, हम इसमें सहमत हैं। हमें नहीं पता था प्रधान जी इसमें बाउंड्री वाल करके और ये दीवार करना चाहते हैं और रास्ते का नंबर है। इसमें कभी बारात घर लाए थे फुरकान विधायक जी, उस पर स्टे हो गया था 2015 में। उसके बाद इसमें स्पेशल लिखा है घोर का नंबर है, इसमें कभी कोई निर्माण नहीं हो सकता। ये बात हुई इसके बारे में तो बोला है ना, घोर है, घोर में कोई निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन निर्माण के कारण फिर भी इसकी 4 दीवारी करके इसे बंद करना चाह रही है जमीन को। गांव में भ्रष्टाचार फैला रखा। गांव में 100 दिन का रोजगार जोड़ में था, लेकिन वहाँ मशीनर क्रेनर वो चला रहे, तो उसमें आम आदमी का काम चलना था, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे सही। तो ग्राम बेलडा गांव है, वहाँ पर एक जगह पड़ी हुई थी। हमने पिछली बार उसमें एक बहुत बड़ा बारात घर स्वीकृत कराया, जिसमें कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए वो बनने नहीं दिया। आज उसी ज़मीन पर ग्राम समाज की जो ज़मीन है उस पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, जो गलत है। जो ग्राम समाज की चीज़ है वो सरकारी ज़मीन होती है। अगर कोई सरकारी निर्माण हो तो कोई बात नहीं, अगर कोई अपनी निजी कोई अपना मकान बनाना चाहता है तो उसे तत्काल प्रशासन रोके। लक्सर के महाराजपुर गांव के ग्रामीणों ने गांव में विकास न होने को लेकर ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। अधिकारियों पर भी कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। लक्सर के विकास खंड के महाराजपुर गांव में ग्रामीणों के घर के सामने भरे गंदे पानी को लेकर स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला अधिकारी तक शिकायत की गई। ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी अधिकारी ने गांव में जल भराव को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर के न्यूज़ की टीम ने गांव में जाकर हुए विकास कार्यों को लेकर बात की है। क्या कहते हैं ग्रामीण, सुनिए। टोल प्लाजा पर उत्तराखंड क्रांति दल ने आज डोईवाला से पैदल मार्च कर लच्छीवाला टोल प्लाजा तक यात्रा उत्तराखंड की जनता के लिए टोल फ्री करने की मांग को लेकर की है। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से राज्य की जनता को टोल के टैक्स से मुक्त रखने की मांग की है। और अगली खबर रानीखेत से है। यहां अल्मोड़ा के सल्ट में नशा हटाओ पलायन रोको पहाड़ बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने शिरकत की, तो वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा नशा हटाओ पलायन रोको पहाड़ बचाओ के नारे लगाए गए। अभियान के संयोजक डॉक्टर प्रमोद नैनवल ने कहा है कि राज्य गठन के 2 दशक बाद भी पहाड़ की जवानी और पानी के संरक्षण की बातें सिर्फ हवा हवाई साबित हुई। हम लगभग 1.5 दशक से पहाड़ से पलायन रोकने और नशे के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चला रहे हैं। हमने इससे पहले भिक्याशरण, रानीखेत, द्वाराहाट और चौखुटिया में बड़ी बड़ी जन जागरूकता रैलियां निकाली हैं अपने विचार रखने के लिए और लोगों की इस पीड़ा को कैसे कम किया जाए, इस प्रयास के तहत हम लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इसी अभियान के तहत हमने सल्ट में अभी नशा हटाओ पलायन रोको पहाड़ बचाओ एक रैली और एक जन जागरूकता।
मसूरी पहुंचे सूबे के काबीना मंत्री गणेश जोशी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय निवासियों ने जोरदार स्वागत किया। पिक्चर पैलेस बस स्टैंड से लेकर किताब घर चौक तक जगह जगह लोगों ने गणेश जोशी का स्वागत किया। बता दें कि मंत्री पद मिलने पर पहली बार मसूरी पहुंचे गणेश जोशी ने कहा राज्य सरकार अब तेजी से काम करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी को उन्होंने अभी तक सूबे के सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बताया और कहा कि उनका आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इस दिशा में काम किया जाएगा। मैंने विधायक के रूप में हर और विधायकों से अलग से एक आयाम स्थापित करने की कोशिश की, एक अपना अलग स्थान बनाया और आज मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय नड्डा जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, अनिल बलूनी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने, मेरे संघ के उन अधिकारियों ने जिन्होंने मेरे पर विश्वास जताया और मेरे क्षेत्र की महान जनता जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि पूरी जिम्मेदारी के साथ हम दिन रात काम करेंगे। समय कम है, 7-8 महीने का समय है, 18-18 घंटे काम करेंगे और जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में राज्य मंत्री पद की शपथ लेने के बाद हरिद्वार पहुंचे स्वामी यतीश्वरानंद का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। शांति कुंज से लेकर मंदिर आश्रम तक रैली निकाली गई। इस दौरान समर्थकों ने फूलों की बारिश की और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने राज्य के विकास में अपनी प्राथमिकता बताया है। विकास हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो वादे मैंने अपनी विधानसभा के अंदर किए थे उसको पूरा करेंगे और जो आज हमारी प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ 4 साल पहले जो वादा हमने जनता से किया था हम उन वादों को पूरा करेंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको लेकर हम चलेंगे। मैंने अभी कहा था आपके टीवी के माध्यम से, जो हमारे अधिकारी हैं उनसे कहना चाहता हूँ वो जनता को संतुष्ट करें। उनके पास जो भी फरियाद लेकर आता है व्यक्ति, मैं ये कहना चाहता हूँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।